Hello students, in today's video we'll be going to study political science. In this video we'll study about the crown rule and British rule जो इंडिया में रहा था. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले कि पहले राजाओं का राज था, डिफरेंट क्लैंस रूल्ड ओवर इंडिया. फिर कुछ टाइम के बाद मुगल्स ने अटैक किया, काफी टाइम तक मुगल्स ने इंडिया पे रूल किया. एंड लेटर ऑन जब मुगल्स रूल कर रहे थे एट दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऑल्सो केम एंड कंट्रोल्ड इंडिया. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से दैट एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का क्या मतलब था कि ये कह दिया गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी इंडिया में और बाकी कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएगी. तो दिस वाज द एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स. और आपको पता ही है कि ये कितना बड़ा राइट था क्योंकि इंडिया वाज हब ऑफ डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे अलग अलग तरह के स्पाइसेस होते थे, कॉटन होते थे. इंडिया हैज ग्रेट थिंग्स. तो इस वजह से ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था. 1765 में धीरे धीरे अब वो लोग ट्रेड करने आए थे बट धीरे धीरे दे एक्वायर्ड इंडिया स्लोली. जैसे 1765 में सबसे पहले उन्होंने दीवानी राइट्स को एक्वायर किया. अब दीवानी राइट्स क्या थे कि उन्होंने रेवेन्यू और सिविल जस्टिस में कदम रखा कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ये याद रखना, 1765 में जब दीवानी राइट्स आए तो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू एंड दे ऑल्सो सिविल जस्टिस में थोड़ा बहुत जस्टिस भी करते थे. 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, आपको याद होगा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी. इस टाइम पे अब इसके एक साल बाद 1858 में ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अब पूरा का पूरा क्राउन कंट्रोल होना चाहिए. ओके, तो 1858 के बाद कंप्लीटली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रूल कर रही थी उसके हाथों से पूरा का पूरा रूल जो था वो क्राउन के हाथ में चला गया था, मतलब क्वीन के हाथों में चला गया था. तो इस वीडियो में विल बी गोइंग टू स्टडी फेजेस ऑफ कंपनी ब्रिटिश रूल. ठीक है, कि कंपनी ने कैसे कैसे रूल किया, कैसे बाद में हम पे डायरेक्टली इंग्लैंड से रूल होने लगा था. तो फर्स्टली कंपनी रूल कब से कब तक चला था? 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चला था. एंड 1858 से 1947 क्राउन रूल का मतलब होता है कि रूल जो था वो उनके हाथों में चला गया था, मतलब क्वीन के हाथों में चला गया था. बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा 1764 में. इट वाज अ ग्रेट बैटल बिकॉज इससे इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफी ज्यादा शेप हुआ था. इसमें किस किसने पार्ट लिया था? मुगल एम्परर शाह आलम जो थे उन्होंने पार्ट लिया था अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी. जो हेक्टर मुनरो थे वो थे इसमें. ओके, और एक अलायंस था, यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस थी जिसमें मीर कासिम भी थे, सिराजुद्दौला भी थे, शाह आलम भी थे. बट इसमें वो हार गए थे, ब्रिटिशर्स जीत गए थे. दैट्स वाई शाह आलम ने बाद में दीवानी दे दिया था कि आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्सेस को. फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था व्हेन करप्शन वाज इंक्रीज्ड एंड कंपनी वाज नीडेड टू बी कंट्रोल. ऐसा कुछ टाइम के बाद फील हुआ कि कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहे थे. इवन इन आर्टिकल इट वाज आल्सो रिटन कि कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे. जब वो इंग्लैंड वापस गए थे सब उन्हें पूछते थे कि तुम जब गए थे then you had only little amount of money but when you came back you had so much money that you also got palaces and many different things. So पहला स्टेप क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? फर्स्ट रूल टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ये इन्होंने ध्यान दिया कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाना चाहिए. ब्रिटिशर्स केम टू नो दैट कंपनी इज आल्सो डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड पॉलिटिकल वर्क इन इंडिया. उनको ये भी पता चला था कि ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि कंपनी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रही है और पॉलिटिकल काम भी कर रही है. तो फिर 1773 में कुछ चेंजेस करेगा. ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, कुछ चेंजेस लेके आया इंडिया में. पहला चेंज था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से कहा जाने लगा और इनके अंडर में 4 मेंबर आते थे. एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर थे. ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. इसके अलावा
और क्या हुआ था इस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में फर्स्ट टाइम 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था, इसके साथ 3 और जजेस होते थे, ठीक है। कंपनी के ऑफिशियल्स पे बैन लगा दिया गया था, एक ही रीजन था, दैट वाज करप्शन, प्रोहिबिटेड। और बैन लगाया गया था तो उसमें वो क्या क्या बंद कर दिया था, प्राइवेट ट्रेड, कि वो इंडिविजुअली ट्रेड नहीं कर सकते, इवन दे कांट एक्सेप्ट गिफ्ट्स, ब्राइब्स और प्रेजेंट फ्रॉम इंडियंस, ये भी बोल दिया गया था कि आप इंडियन से किसी भी तरह का गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज गवर्निंग बॉडी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एवरीथिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी उस टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें ये गवर्निंग बॉडी थी, जिसमें ये बोला गया था कि कंपनी जो भी करेगी, जो भी एक्वायर करेगी, जो भी करेगी, हर चीज की रिपोर्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। लेटर ऑन 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया था, जिसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसमें जितने भी 1773 के डिफेक्ट्स थे उसको हटाया गया, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट के, वो सब चीजें इसमें चेंज करी गई थी। तो इसमें किया क्या गया था, की फीचर क्या है इसमें, तो ज्यूरिडिक्शनल एक्सेम्पशंस थे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन, की गवर्नर जनरल जो थे और जो काउंसिल थे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि ये ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, ओनली फॉर ऑफिशियल एक्ट, की कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। Even company servants were also exempted for official actions, जो company servants थे उनको भी exempt कर दिया गया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन गेट प्रिंट आउट ऑफ इट और यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या था, और कथा मत सुनो, साथ में नोट्स बनाते चलो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, क्योंकि अभी सुनोगे अभी याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंट्रल ब्रिटिश कंट्रोल, जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसने सेंट्रल ब्रिटिश कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पस क्या था, टू एड्रेस द कॉन्टिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अंडर कंपनी एंड क्रिएट अ ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि कहाँ पे ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की मतलब बनाने की कोशिश की गई थी, तो इट वाज इन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। की फीचर क्या था, हमने इसमें डिवीजन कर दिया था, डिवीजन किस चीज का, कि कमर्शियल फंक्शंस अलग होंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग होंगे। कमर्शियल फंक्शन होगा बिजनेस के लिए, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि आप जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड काम होगा वो देखेगा, ओके। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इट वाज न्यू बॉडी, ठीक है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था। इसमें 6 मेंबर्स थे, चांसलर थे, एग्जीक्यूटिव थे, सेक्रेटरी थे और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखते क्या क्या थे, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स, ये सब चीजें देखते थे। और पहली बार ये कहा गया, कंपनीज पोजेशन ऑफिशियली रेफर्ड टू एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ओके। 1784 में पहली बार ब्रिटिश पोजेशन की बात करी गई, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लेगा एग्जाम कि पहली बार कब ब्रिटिश पोजेशन की बात कही गई थी, इट वाज इन 1784। फिर आया चार्टर एक्ट 1793 में। अब ये याद रखना, ये जो चार्टर एक्ट है ये सब 20-20 के साल के गैप के बाद आए थे, हर 20 साल में। इस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हम लोग, अब इन्होंने उल्लू बनाया, इंडियंस को उल्लू बनाना कितना आसान था, अब इन्होंने इंडियंस को उल्लू बनाया, कैसे, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोग हर 20 साल में न्यू लॉज बनाएंगे फॉर इंडियंस, ठीक है, जिसमें ये थोड़ा थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते थे इंडियंस को, जिससे इंडियंस खुश हो जाते थे, ठीक है। ओवर राइडिंग अथॉरिटी ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम पे ओवर हिज काउंसिल, और इस बार गवर्नर जनरल को कुछ और पावर्स भी दी गई थी। अब 20 साल के बाद कौन सा एक्ट आया था, 1813 का, याद रखना, हर 20 साल में ये एक्ट आने लगे थे, चार्टर एक्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बहुत बार एग्जाम में आता है, आप PYQs उठा के देखिए, आपको बहुत भारी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली जो था वो खत्म हो गया। ट्रेड मोनोपोली था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया गया था कि सिर्फ तुम ही ट्रेड करोगे इंडिया में, बाकी कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। तो इंग्लैंड में काफी ज्यादा इस चीज को लेके इशू हो गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही फायदा उठा रही है, तो उस चीज को खत्म कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। लेकिन दो चीजों के ऊपर फिर भी खत्म नहीं हुआ था, कंपनी गॉट मोनोपोली ओवर टी एंड ट्रेड विद चाइना, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि उनका चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसके ऊपर मोनोपोली खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश क्राउन क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने
अपना अधिकार जमा लिया, उन्होंने कह दिया कि ये कंपनी हमारी है, मतलब इनडायरेक्टली दे क्लेम्ड ओवर इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर ब्रिटिश इंडिया। अब ये हो गया था कि अब क्रिश्चियन रिलीजन का ये जो डेवलपमेंट है या एक्सपेंशन है वो चीज अलाउ हो गया था, मोरल और रिलीजियस एनलाइटमेंट कह के, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात कहा जा रहा था, ठीक है। टैक्सेशन पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या लॉलीपॉप दिया गया इंडिया में कि जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको टैक्सेशन पावर दे दिया गया था कि आप भी टैक्सेस इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। ये था 1813 का। अब चार्टर एक्ट आता है 1833 में, अगेन 20 इयर्स के गैप के बाद। अब ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। इंडिया में सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, मतलब पावर सिर्फ एक के हाथ में, ठीक है। पहले क्या था, उड़ीसा में भी गवर्नमेंट थी, ठीक है। उड़ीसा में कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो कुछ अलग करते थे। बंगाल में ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो अलग करते थे। चेन्नई के ब्रिटिश ऑफिशियल्स अलग करते थे। अब क्या बात हो रही थी कि सेंट्रलाइजेशन होगी, कि एक ही के हाथ में पावर होगी और सब उसके अंडर में रह के काम करेंगे। तो एलिवेशन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। अब एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल रूल। अब इंडिया जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कोई भी कमर्शियल रूल नहीं कर सकती थी। अब इस टाइम पे सिविल सर्विसेज जो था वो इंडिया के लिए भी खोल दिया गया था। एक्चुअली ट्राई किया गया था, हुआ नहीं था, कोशिश करी गई पहली बार कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जिसमें इंडिया के लिए बात होती थी, मतलब इंडिया के लिए रूल्स वगैरह ये सब चीजें होती थी, उसको इंडियंस के लिए खोलने की बात कही गई थी सिविल सर्विसेज की, बट ये हो नहीं पाया था। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कौन से चार्टर एक्ट में फर्स्ट टाइम इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज ओपन करने की बात कही गई थी, 1833 में। फिर आपका चार्टर एक्ट आता है 1853 में। इट वाज फाइनल चैप्टर पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। नो प्रोग्रेस फॉर इंडियंस इन आर्मी। इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो आर्मी में इंडियंस थे उनको काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, किया जा रहा था। दे वर वेरी मच एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का फंक्शन अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल्स की काउंसिल अलग कर दी गई थी, और इस टाइम पे न्यू 6 मेंबर्स वर एडेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये वाला वो एक्ट था जिसमें सिविल सर्विसेज जो था वो इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया था। पहले वाले में ट्राई किया गया था, बट इन 1853 सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज ओपन फॉर इंडियंस आल्सो, ओके। और ये हुआ किसके बेसिस पे था? मैक्यूले कमेटी जो 1854 में आई थी, उनके बेसिस पे ये हुआ था, ओके। जस्ट एंड 1858 तक चला ब्रिटिश रूल, मतलब कंपनी रूल, बट 1858 में कंपनी रूल खत्म हो गया। एंड देन फाइनली क्राउन रूल केम। क्राउन रूल मतलब कंप्लीटली जो भी कंट्रोल था वो चला गया था इंग्लैंड क्वीन के हाथों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया, ओके। अब देखो नाम कैसे चेंज हो गया, पहले था चार्टर एक्ट, अब क्या हो गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोबारा से इंडियंस को लॉलीपॉप दिखाने वाली बात थी, और इंडियंस वो थोड़ा सा लॉलीपॉप देख के खुश हो जाते थे। अब जितनी भी पावर थी कंपनी के पास वो सारी की सारी क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। वॉइस रॉय का ऑफिस बनाया गया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइस रॉय कौन था? तो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। अब बात हुई कि डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया जाएगा, ठीक है। तो डबल गवर्नमेंट के लिए क्या, मतलब अबॉलिशमेंट के लिए क्या क्या चीज किया गया? तो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब यहाँ पे स्टेट के सेक्रेटरी बनाने लगे, जिसमें कौन कौन होता था? मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, हेल्ड कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ओके। अब थोड़ा सा सोचा गया कि रूल से चलेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाया गया, जिसमें 15 मेंबर थे, एंड इट वाज अ एडवाइजरी बॉडी। अब 1861 का एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश पॉलिसीज में शिफ्ट देखने को मिला, डिसेंट्रलाइजेशन। पहले क्या बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन होगा, बट 1861 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया। पहले जो सबसे हमने पावर्स छीनी थी जमींदार वगैरह से, लोकल गवर्नमेंट वगैरह से, अब धीरे धीरे, अब खुश रखना था ना इंडियंस को,
तो धीरे धीरे, क्योंकि ये चाहते थे कि ज्यादा टाइम तक रूल कर पाए इंडिया में, तो धीरे 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 पावर्स देने लग गए। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन खोल दिया गया, इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लॉ मेकिंग, अगेन इट वाज अ लॉलीपॉप फॉर देम, ठीक है। वॉइस रॉय एम्पावर टू नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स, ठीक है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कुछ इंडियंस को भी ज्वाइन करवाया था, जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, इंपॉर्टेंट, सर दिनकर राव जो मराठा स्टेट्समैन थे, तो इन लोगों ने भी ज्वाइन किया था। और बॉम्बे और मद्रास को वापस उनकी पावर दे दी गई थी जो पहले उनसे ले ली गई थी। प्रोविजन फॉर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से थे? बंगाल स्टैब्लिश इन 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 एंड पंजाब 1897। इसके अलावा रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, वर्क्स एंड पावर इन वर्क्स वर डिवाइडेड, ठीक है। इस टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था कि जो अब एक के पास सारी पावर्स नहीं रख सकते थे ना, तो पावर्स को क्या करने लगे, धीरे धीरे डिवाइड करने लगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग भी इस टाइम पे आया था, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग मेंशन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। अब इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने लगे, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, बट इन्होंने इंडियंस को पावर नहीं दी ज्यादा, मैंने बोला लॉलीपॉप दिखाते थे हमेशा, ठीक है। दे इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया बट लिमिटेड पावर रखते थे। और इस टाइम पे कांग्रेस भी बन चुकी थी, कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी अर्ली, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय ए.ओ. ह्यूम, याद रखना। तो ये पॉलिटिकल डिमांड्स करने लगी थी। इस टाइम पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हो गए थे, ये सब चीजें हो रही थी 1892 में। और इंडियंस कुड डिस्कस द मैटर विदाउट पावर टू वोट, एक पावर हमें और दे दी गई थी कि इस टाइम पे हम लोग लेजिस्लेटिव में डिस्कशन में पार्ट ले सकते थे, जैसे कुछ भी मैटर पे डिस्कशन होता था ना, सो वी कैड आल्सो हैव पार्ट इन डिस्कशन, बट ये भी बोला गया था दैट वी डू नॉट हैड पावर टू वोट, हमारे पास ये पावर नहीं थी कि हम वोटिंग कर सके, तो डिस्कशन का क्या ही फायदा था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले ही बंगाल को डिवाइड किया गया था इन 1905, याद रखना। व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड? इट वाज डिवाइडेड टू प्रोवोक, जो भी हमारी यूनिटी थी उस चीज को खत्म करने के लिए था। अब ये दो इंपॉर्टेंट नाम है तो पूछ लेगा कि ये दोनों थे कौन, तो लॉर्ड मॉर्ले थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इसमें भी बहुत ज्यादा मेंबर्स बढ़ाए, पहले 16 मेंबर्स थे तो 16 से बढ़ा के 60 कर दिया। प्रोविंशियल काउंसिल्स का भी साइज बढ़ाया था, और इस बार में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को भी ज्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात आने लगी थी इंडियन पॉलिटिक्स में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंसान है, तो वो अपनी ही कम्युनिटी में वोटिंग करेगा, दैट इज नोन एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये किसी और कम्युनिटी को वोट नहीं करेगा, तो इस चीज की भी बात होने लगी थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आता है, इसको मॉन्टेगो चर्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। कौन थे ये? एडविन मॉन्टेगो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, चर्मस्फोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस टाइम पे 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया दैट दे विल गेट अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा होश आने लगा कि अब लॉलीपॉप में स्वाद नहीं आ रहा है, अब हमें चॉकलेट चाहिए, मतलब अब इंडिया को होश आ गया था, अब हमें आजादी चाहिए। तो अब वी स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर राइट्स एंड फॉर फ्रीडम, बहुत सारी चीजें होने लगी थी। तो फिर से उन्होंने कोशिश करी कि एक लॉलीपॉप और दिखा के देखते हैं, तो दे प्रॉमिस दैट दे विल गेट अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे डिवीजन हो गए टॉपिक्स पे, सेंटर प्रोविंस को टॉपिक्स दे दिए कि हाँ चलो तुम भी ऐश करो, तुम ये टॉपिक्स ले लो, इस पे तुम रूल्स बनाना, इस पे हम रूल्स बनाएंगे, तो सेंटर और प्रोविंस में बांट दिया गया, ठीक है। तो सेंटर के पास डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स रख दिए और कुछ प्रोविजनल सब्जेक्ट दे दिए। अब इनको भी पूरा नहीं दिया गया था, प्रोविंशियल के पास भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे वो पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे रूल्स बना सकते थे, बट देयर वर सब इम्पोर्टेंट चीजें जो इन्होंने अपने पास ही रखी थी। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस गेन बाय गवर्नर, ये सब चीजें इन्होंने अपने पास रखी थी। एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड डायरार्की, ठीक है। ये वाला सिस्टम डायरार्की कहा जाने लगा when they divided the subjects into two parts। और सेंटर पे बाय कैमरलिज्म हो गया था, थोड़ी देर बाद ये उल्टा हो जाएगा, दो हाउसेस में डिवाइड कर दिया था, अपर हाउस एंड
लोअर हाउस, अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस वाज लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे और कम्युनल इलेक्टोरेट्स को भी बांट दिया गया था 4 पार्ट्स में, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट स्टिल लिमिटेड राइट टू वोट। अभी भी इस टाइम पे सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये चीज अभी भी देखी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप हो गया था 1926 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब सेटअप हुआ था, ठीक है, कौन से एक्ट के टाइम पे सेटअप हुआ था, तो 1926 में एक्ट हुआ था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सब चीजें इस टाइम पे हो रही थी। इसके अलावा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, नरेंद्र मंडल, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे नरेंद्र मंडल बोला जाता है, 1921 में बना था। 120 मेंबर्स थे, प्रिंसेस थे 108 स्टेट्स के, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और एक वॉइसरॉय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1927 में आया था साइमन कमीशन, जिसके बारे में इतना आपने सुना है, गो बैक साइमन के नारे लगे थे। इसमें 7 मेंबर्स थे, ऑल वर ब्रिटिशर्स। ये देखने के लिए आए थे, ये रिपोर्ट देने के लिए आए थे कि क्या इंडिया में जो भी ये लोग रूल बना रहे हैं, क्या सब चीजें अच्छे से चल रही है। बट इस टाइम पे वी वर सो स्मार्ट कि हम लोगों को समझ गया कि ये इंडियन तो है ही नहीं इनमें कोई, तो ये अंग्रेज जब हमारे देश में रह के हमारा दुख नहीं समझ रहे हैं, तो ये जो इंग्लैंड से आए ये कौन सा हमारा दुख समझ लेंगे। तो दैट्स वाई हम लोगों ने सबने उनका बॉयकॉट किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इस टाइम पे इतना ज्यादा हमने प्रोटेस्ट किया था कि लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय वॉज किल्ड, मतलब उनको इतना मारा गया दैट ही डाइड फ्रॉम इंजरीज, जो भी उनको चोट वोट लगी थी, डाइड फ्रॉम दैट। और इस टाइम पे जो इन्होंने रिपोर्ट दी, इतनी इनकी बेइज्जती हुई, फिर भी इन्होंने रिपोर्ट दी 1930 में कि डायरार्की जो है प्रोविंसेस में, उसको खत्म करो। कि ये जो तुमने दो है कि हाँ प्रोविंसेस सिर्फ कुछ मुद्दों पे बना सकते हैं रूल्स और कुछ में नहीं बना सकते, इसको खत्म करो। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस, ये बोला गया। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन, इस चीज पे जोर दिया गया था। ठीक है, ये सब इन्होंने रिपोर्ट दिया था। फिर आता है कम्युनल अवार्ड 1932 में। It was announced in August 1932 by British PM रामसे मैकडोनल्ड। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी इन्होंने बढ़ा दिया, जो एससी थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, और गांधी जी ने इसका अपोज किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, इट विल डिवाइड आवर यूनिटी। और इस चीज को लेके ही पूना पैक्ट हुआ था। ओके, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जेल में, यरवदा जेल में हुआ था। इसी चीज को लेके हुआ था कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के बिहाफ में थे, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें ये बोला गया था दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज विथड्रॉन, ठीक है, वापस ले लिया गया था। इंस्टेड रिजर्व सीट दिया गया। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी कि नहीं, वो तो अलग इलेक्शन करेंगे, अपने ही कम्युनिटी में से किसी एक को चुनेंगे, ये सब चीजें बात हो रही थी। बट देन इट वाज विथड्रॉन एंड रिजर्व सीट का सिस्टम आ गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। इसमें हम लोग धीरे धीरे अब थोड़ा सा बढ़ रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, जिसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स हमने ऐड करे थे। ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ हमने लिस्ट बनाई, कौन किस पे बनाएगा। फेडरल लिस्ट बन गई, प्रोविंशियल लिस्ट बन गई, कंकरेंट लिस्ट बन गई। और अब क्या हो गया था, अब हमने कंप्लीटली, अब हम लोग मांग कर रहे थे ना कि हाँ हम तो अब आजाद होंगे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और हमने बोल दिया था कि हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमारे हमें तुम्हारी कोई भी वो हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म कर दिया। और अब हमने डायरार्की जो था वो सेंटर पे सेट कर दिया था, और बाय कैमरलिज्म आ गया था प्रोविंसेस पे। और भी बहुत सारी चीजें हुई थी इस टाइम पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था, बर्मा हमसे अलग हो गया था, जिसको आज के टाइम पे म्यांमार कहते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोविंसेस बने, उड़ीसा बना था, ठीक है, सिंध बना था इस टाइम पे। रेलवे अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई थी। एंड और लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, February 20 1947। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटले अनाउंस जो था, उन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड अनाउंस कर दिया था February 20 1947। 1947 वी गॉट डिवाइडेड इनटू 3, और जिन्होंने मिलके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है,
इंडिया था, पाकिस्तान था, and princely states were free to join any one. Either they could join India, or they could join Pakistan, or they could live freely. So these were the acts. I hope you liked the video. Please like, share, and subscribe. And if you have any kind of doubt, you can comment down. I'll make sure to solve these comments. Thank you.